हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो क्लास होगी वो BLIS 08 का यानी कि BLIS 08 का जो शेष भाग बचा हुआ है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, BLIS 08 मैंने पेपर भी दिखाया और UPRTO BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 2023-24 और प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ, ये मैं बच्चों के लिए करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जो है BLIS के जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका पेपर चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हो सके, जो भी मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा मैटर तो नहीं है। यह UPRTOU की बुक है, इसी के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसको एक बार बता दूँ। और अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेंगे तो वो चीज़ें आपको क्या होंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य बस यही रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ। फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का जो भी मेरी वजह से 2-4 नंबर अगर बन जाता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और रिज़ल्ट आए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पेपर कैसे हो रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते नहीं हैं, खैर कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं वही मेरे लिए बहुत है। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए क्योंकि आपके फ़ायदे की चीज़ भी रहती है उसमें। ठीक है, आइए चलते हैं। अब बिना देर के हुए तुरंत हम वीडियो पर चलते हैं और बात करते हैं आप लोगों से आज के टॉपिक पर। और आज BLIS 08 का जो शेष भाग बचा हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैंने सॉफ्टवेयर पर चर्चा की थी और अब आज का जो है कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विंडोज़ का परिचय। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज़ के विषय में। ठीक है, तो आइए देखते हैं विंडोज़ के विषय में। ठीक है, मैंने मेन टॉपिक लिया है, पूरी बुक का मैंने स्कैन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आने वाली है, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं समझ रहा हूँ। मैंने भी खुद BLIS किया है और मैंने भी कोर्स कंप्लीट किया है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखता हूँ आगे क्या है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उत्पाद है, ये सभी लोग जानते हैं। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तथ्य पर यह आधारित है। किस पर आधारित है? GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। ठीक है, विंडोज़ के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए जैसे डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया इत्यादि, इन सबको आदेश कीबोर्ड द्वारा देना पड़ता था। ठीक है, आपको हर आदेश को याद रख कर उसे पूरा टाइप करना पड़ता था, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वांछित आदेश माउस द्वारा क्लिक करके दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं और देखते हैं विंडोज़ का नया संस्करण विंडोज़ विस्टा। एक बात मैं बता दूं, विंडोज़ विस्टा कई बार पूछा गया है। ठीक है, विंडोज़ विस्टा जो है कई बार पूछा गया है। ये एक तरह से बोला जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है ना, ये भाग जो है विंडोज़ विस्टा वाला, विंडोज़ विस्टा माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला की सबसे नई कड़ी है। ठीक है, विंडोज़ विस्टा ये सबसे नई कड़ी है और संभवतः विंडोज़ 95 के पश्चात सबसे क्रांतिकारी भी है। ठीक है, हालांकि विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक लोकप्रिय उसकी त्रिआयामी ग्राफिक स्वरूप और 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, और विभिन्न डेस्कटॉप एनिमेशन की वजह से मिली है। ठीक है, लेकिन वास्तव में यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जारी किया गया अब तक का सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जा रहा है। संचार और नेटवर्किंग के लिहाज से भी यह अपने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में ज़्यादा क्षमतावान है। ठीक है, और विस्टा के हिंदी समर्थन भी पूरा तरह से उपलब्ध है और हिंदी लैंग्वेज इंटरफेस LIP के माध्यम से विंडोज़ विस्टा को पूरी तरह से हिंदी के रंग में रंगा जा सकता है। ठीक है, इसकी गति बहुत बेहतर है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और हार्डवेयर संबंधी आवश्यकताएं, ऐसे सभी कंप्यूटर विंडोज़ विस्टा सक्षम है जिसमें कम से कम 800 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और 512 MB सिस्टम मेमोरी उपलब्ध है। ठीक है, विस्टा के बारे में बताया गया। विंडोज़ विस्टा सक्षम कंप्यूटर के लिए कम से कम DirectX 9 को समर्थन देने वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ की महत्वपूर्ण आइकन माई कंप्यूटर है। ठीक है, इस पर 2 बार क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर के विविध घटक दर्शाता है, विविध प्रकार के घटक, कितनी स्टोरेज डिवाइस लगी है। ठीक है, आइकन, फोल्डर से संबंधित कार्य जैसे नया फोल्डर बनाना है, फाइल को कॉपी करना है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन हो गया, नेटवर्क नेबरहुड हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप अगर कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ा भी रखते हैं तो आपको ये सब पता है विंडोज़ के। अच्छा, प्रकार की बात यहाँ पर हो गई। ध्यान से देखिएगा, क्लिक फोल्डर आप सब लोग समझते हैं, फोल्डर बनाना। ठीक है, सेव करना डाटा को। ठीक है,
और विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक फाइल या फोल्डर से संबंधित कार्य करने का सबसे आसान तथा अच्छा तरीका है। इससे आप नया फोल्डर बना सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसे चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करना होता है, प्रोग्राम बटन में जाना है और विंडोज़ एक्सप्लोरर विकल्प को क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो दिखाई देगी, उसमें दो भाग होंगे, दाएं तरफ फोल्डर तथा फाइल की संपूर्ण संरचना होगी। बाएं तरफ आप जो ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर घटक दिखाई देते हैं। दाएं तरफ संरचना, आप विभिन्न प्रकार की डिटेल, आप जिस फोल्डर को क्लिक करते हैं उसके अंदर सब फोल्डर तथा अंदर की फाइलें देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। स्कैन डिस्क हो गया, ठीक है, स्कैन डिस्क हो गया। ये भी है जो कि आपको स्टैंड ये जो सेव करने का एक कार्य करता है। और डिस्क डिफ्रैगमेंट, ये भी डिस्क ये जो है कि डिस्क डिफ्रैगमेंट है, यह भी एक उपयोगी टूल है जिससे आप डिस्क की जगह अच्छी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। आप फाइलों को एक जगह तथा खाली जगह से दूसरी तरफ रख सकते हैं, जिससे आप हार्ड डिस्क के डाटा को देखने की गति तेज़ हो सकती है। ठीक है, ये भी एक है आपका बैकअप, आप सब लोग समझते हैं बैकअप। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय पढ़ रहे हैं तो पुस्तकालय के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग किए जा रहे हैं ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो विश्व के पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के स्वचालन हेतु अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनको विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयों आवश्यकता के अनुसार विकसित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर तो वर्तमान में भारत के ग्रंथालय स्वचालन हेतु अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की विभिन्न गतिविधियों के क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक संचालन हेतु सक्षम है। जैसे संजय, इस सॉफ्टवेयर पैकेज को निषाद के एक प्रोजेक्ट के रूप में डेसीडॉग ने विकसित किया है। संजय ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और सूचिका यह एक एकीकृत ग्रंथालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है जिसे 1996 में डेसीडॉग द्वारा अपने रक्षा विज्ञान ग्रंथालय एवं देश में फैले हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के ग्रंथालय एवं तकनीकी सूचना केंद्रों हेतु विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर को DRDO के वृहत एवं लघु ग्रंथालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए SS-DOS यानी कि MS-DOS और यूनिक्स संस्करणों पर ++ भाषा में विकसित किया गया। मैत्रेयी हो गया, ठीक है, लिबलिस हो गया, ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग सब देखिए सोल सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं बोल देता हूँ। सोल सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ कि जरूर आएगा। सोल सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण सूचना एवं पुस्तकालय केंद्र अहमदाबाद द्वारा किया गया। सोल सॉफ्टवेयर है मतलब अहमदाबाद द्वारा किया गया। इस सॉफ्टवेयर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कि पुस्तकालयों के लिए एक प्रकार का भ्रम पैदा कर रहे थे तथा देश के विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यकलाप एवं डाटा फॉर्मेट एक रूपता लाने के लिए अवरोध पैदा कर रहे थे। इसको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर बनाना था ताकि पुस्तकालय अपने क्रियाकलापों को स्वचालित कर सके। ठीक है, सोल सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्लाइंट सर्वर पद्धति पर किया गया जो कि एक समय में बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को एक डाटाबेस उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, पुस्तकालय स्वचालन क्या है भाई, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पुस्तकालय स्वचालन जो है, ध्यान दीजिएगा, स्वचालन में प्रायः कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी क्रिया या प्रणाली को कंप्यूटर के मध्य स्वचालित रूप प्रदान करने के लिए स्वचालन कहा जाता है। ठीक है, पुस्तकालय में जो है कि इसी स्वचालित तकनीकी का प्रयोग विभिन्न कार्यों, ग्रंथ अर्जन, सीरियल कंट्रोल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीरियल कंट्रोल, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन कंट्रोल आदि को स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसे पुस्तकालय स्वचालन कहते हैं। पुस्तकालय स्वचालन की एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा ग्रंथालय में कम से कम समय व श्रम का व्यय करते हुए अधिक से अधिक सूचना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय स्वचालन अवधारणा और अर्थ यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसका। तो 1948 में यंत्रीकरण की दृष्टि से एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। इसी अवधि में विश्व की महान ज्ञानराशि को अधिगम प्रदान करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, माफ़ कीजिएगा। उपयोग ग्रंथालय में सूचना डाटा को प्रसारित संप्रेषित व्यवस्था करने के लिए था, हस्तकौशल के लिए किसी न किसी रूप में किया गया। वास्तव में स्वचालन का तात्पर्य जो है किसी प्रक्रिया में यंत्र के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, किसी प्रक्रिया में यंत्र का प्रयोग, यंत्र के उपयोग से ही समय एवं श्रम की बचत होती है तथा गुणवत्ता भी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः पुस्तकालय स्वचालन जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रभावित ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं को कंप्यूटरकृत के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, कंप्यूटर से जोड़ना है भाई, बस इतना आप लोग समझ के चलिए। मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहीं मैं आज आपको केवल बता रहा हूँ, मैं पूरी बुक का स्कैन नहीं किया हूँ पेज, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मार्क यानी कि नवीन पठनीय प्रसूची अथवा प्रसूचीकरण का एक परिवर्णित शब्द है। यह कहना
भ्रामक है कि मार्ग प्रसूची अथवा प्रसूचीकरण की विधि का एक प्रकार है। मार्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि कंप्यूटर द्वारा व्यवस्थित ग्रंथपरक डाटा की पहचान एवं उसके व्यवस्थापन के लिए परंपराओं को प्रयुक्त करने वाले प्रारूपों का समूह है। मार्ग सामान्यतः पुस्तकालय मार्ग जो सामान्यतः पुस्तकालय प्रसूचियों एवं राष्ट्रीय ग्रंथियों के उत्पादन से पहचाने जाते हैं। सर्वप्रथम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा पुस्तकालय में ग्रंथपरक सूचना ठीक है ग्रंथपरक सूचना संप्रेषण के लिए बड़ी संख्या में मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क अभिलेख प्रारूप का निर्माण किया गया, प्रयोग किया गया। 1966 में एक आरंभिक योजना के रूप में मार्क 1 का LLC शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये है मार्क। मार्क के विषय में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यूनी मार्क है एक जगह, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए US मार्क तथा UK मार्क प्रारूपों के उद्योग संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं को बढ़ाया गया, जिसमें मुख्य कनाडा के केनमार्क, फ्रांस में इंटरनेट, स्पेन में जो है कि ईबर मार्क और इंडोनेशिया में इंडो मार्क, ऑस्ट्रेलिया में ऑस मार्क, थाईलैंड में थाई मार्क, सिंगापुर में शिंग मार्क, अच्छा जापान में जैन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मार्क करके मतलब ये क्या है कि 2709 की संरचना में मेल खाते हैं। ठीक है, ISO 2709 संरचना के अंतर्गत ग्रंथपरक लाइब्रेरी का 4 परिखंडों में बनता है। ठीक है, इन विभिन्न प्रारूपों के मध्य काफ़ी मित्रता भी थी और राष्ट्रीय मार्ग प्रणालियों द्वारा विषय वस्तु निर्दिष्ट का उपयोग मानक आधारित नहीं था। ठीक है, जैसे कि इंडिकेटर, इसमें जो टैग, इंडिकेटर, सब फील्ड कोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और ऐसी स्थिति में इफ्ला ने विषय वस्तु निर्दिष्ट यानी कि कंटेंट डेजिनेटर हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने का दायित्व किया। 1972 में इफ्ला द्वारा कार्यदल गठित किया गया, जिसके उद्देश्य रूपांतर प्रोग्राम विकसित करना था। और इस कार्यदल ने पाया कि इन राष्ट्रीय प्रारूपों में काफ़ी भिन्नता है। ठीक है, और सबको मिला करके एक कर दिया, यूनिमार्क बन गया। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ने का पूरा प्रयास करता हूँ। स्कैन नहीं हो पाया है। 1914 में मशीन पठनीय ग्रंथपरक विवरण को यूनेस्को ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस एब्स्ट्रैक्टिंग बोर्ड, ठीक है, के सहयोग से एक यूनिविशिष्ट रेफरेंस मैनुअल प्रकाशित किया। इस फॉर्मेट का उद्देश्य था द्वितीयक सूचना सेवाओं को सम्मिलित करना था तथा पत्र पत्रिका आलेखों का मोनोग्राफ के लेखों के विनिमय से था। ठीक है, और यूनिमार्क को इफ्ला द्वारा तैयार किया गया। इस प्रकार के विविध प्रकार के ग्रंथपरक अभिलेख प्रारूपों की उपलब्धता था। इनके ग्रंथपरक सूचना नियमों को ये किया गया। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए भाई, एक और चीज़, सामयिकी प्रकाशन क्या होता है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम लोग। सामयिकी प्रकाशन से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से होता है जिसका प्रकाशन धारावाहिक के रूप में होता है। ठीक है, धारावाहिक आप लोग देखते होंगे ना, तो वही है ये। जैसे कोरोना काल में रामायण आता था तो उसमें क्या था, ये एपिसोड संख्या ये, ठीक है, एपिसोड संख्या 08 है तो कल 09 है। ठीक है, तो ये चलता था ना रामायण में एपिसोड, वही है सामयिकी, एक एपिसोड के रूप में दिखाना, धारावाहिक के रूप में दिखाना। ठीक है, कभी कभी सामयिकी प्रकाशन से संबंधित यह अवधि अनिश्चित भी हो जाती है। सामयिकी प्रकाशन का प्रत्येक खंड विशिष्ट एवं स्वतंत्र अंश लेखों के श्रमयुक्त होता है जो विशिष्ट विषयों से संबंधित होते हैं परंतु किसी को धारा प्रवाह के रूप में अभिव्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, ये है एक प्रोग्राम को दिखाना। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रसारण सेवाएं, तो आधुनिक सेवा प्रदान, ठीक है, आधुनिक सेवा प्रदान कार्यालयों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग व्यापक रूप से किए जाने लगा है। विशिष्ट ग्रंथालय में कंप्यूटर का उपयोग 1960 के दशक में आरंभ किया गया और आज इसका प्रयोग प्रायः सभी विश्वविद्यालय ग्रंथालयों तक पहुंच चुका है। कंप्यूटर के प्रयोग से ग्रंथालय सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, निश्चितता और तौर पर वृद्धि हुई है। कंप्यूटर के द्वारा ग्रंथालयों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर आधारित सेवाएं हैं। ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस सेवा क्या है भाई, तो सूचना सेवा के क्षेत्र में ऑनलाइन खोज की अत्यधिक लोकप्रियता होती जा रही है। सूचना पुनः प्राप्ति हेतु ग्रंथालय के सूचना केंद्र इंटरनेट पर आधारित अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन डेटाबेस सेवा के सूचना तंत्र से जुड़े किसी भी ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र के कंप्यूटर संग्रहित सूचना के अन्य ग्रंथालयों में बैठे हुए पाठक को अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस है ये, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन डेटाबेस CD-ROM सेवा हो गई आपकी। चयनित सूचना प्रसार सेवा, सामयिकी अभिज्ञता से दृष्टि, इसका अभिप्राय है उपयोगकर्ता को स्वयं को सामयिकी स्थिति में विकास करना। सामयिकी स्थिति और विकास परिवर्तन, उपलब्धियों, खोजों, आविष्कारों को इनसे अवगत एवं अद्यतन रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक मैंने बताया ना, सामयिकी सेवा मतलब क्या है, एक प्रोग्राम के रूप में छोटा छोटा भाग हमेशा प्रकाशित करना। चयनित सूचना प्रसार सेवा हो गई। चयनित सूचना प्रसार सेवा उस सेवा को कहते हैं जिसमें वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को उनकी विशेष अभिरुचि एवं अध्ययन क्षेत्र में संबंधित सूचना स्रोतों का
आवश्यक सूचना चयनित के रूप में ये शाखलन किया जाता है वो है चयनित प्रसार सेवा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क क्या है भाई। वर्तमान में बहुत से रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क हैं जो विभिन्न देशों की पुस्तकालयों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य है सूचनाओं को एकत्रित करना, संरक्षित करना तथा प्रवाहित करना। ठीक है, डेलनेट अर्थात डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट है। डेलनेट को हम लोग देख लेते हैं। भारत एक बहुत बड़ा रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क है जो कि भारत की 30 राज्यों तथा लोक संघ प्रशासित क्षेत्रों के 6 अन्य देशों की 1018 पुस्तकालयों को आपस में जोड़ता है। डेलनेट एक सिटी बेस्ड लाइब्रेरी नेटवर्क दिल्ली में 1988 में बना था। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना गया और दिल्ली के क्षेत्र पुस्तकालयों को आपस में जोड़ता है। 1992 में सोसाइटी की तरह एक रजिस्टर्ड हुआ और इस नेटवर्क का क्षेत्र समय था उपलब्ध मानक तकनीकों में 13 सितंबर 2000 को डेलनेट का नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से बदल करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया। ये है डेलनेट। अच्छा भाई, एयरनेट क्या है? एयरनेट का बृहद नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा संचालित किया गया और एयरनेट को संयुक्त राष्ट्र विकसित कार्यक्रम का आर्थिक मदद स्थापित किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य शिक्षा एवं शोध क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करना है। एयरनेट, ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनेट संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। अच्छा भाई, इंडोनेट भी है। ठीक है, निकनेट भी है। निकनेट 1972 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर योजना आयोग व भारत सरकार द्वारा बनाया गया। सरकार की योजना के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए समीक्षा के लिए कंप्यूटिंग संचार विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस नेटवर्क के अंतर्गत सभी प्रदेशों की राजधानी जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ करके ये नेटवर्क क्या करता था? सेपरेट स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस तकनीकी द्वारा निकनेट हो गया ये। ठीक है, इंडोनेट क्या है? यह कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन CMC हैदराबाद द्वारा बनाया गया पहला व्यावसायिक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके चरण में इंडोनेट IBM 4361 कंप्यूटर स्थापित किए गए जो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं भाई। ज़ेनेट है, यह यूके के एकेडमिक नेटवर्क है। इसकी शुरुआत यूके के विकसित छोटे छोटे विभिन्न साइंटिफिक नेटवर्क में शामिल किए गए। ज़ेनेट का उद्घाटन 1 अप्रैल 1984 को हुआ। ठीक है, इसका उद्घाटन देख लीजिए। ठीक है, ये कहाँ पर चल रहा है वो देख लीजिए। बाकी आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जानते रहेंगे तभी आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, इन्फिबिल नेट है, ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इन्फिबिल नेट की शुरुआत जो है कि UGC द्वारा अप्रैल 1991 में की गई। इसका उद्देश्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, राष्ट्रीय महत्व संस्थानों, शोध तथा विकास संस्थानों आदि को आपस में जोड़ना ताकि सूचना सेवाओं को सुधार हो सके और यह देश में विभिन्न विश्वविद्यालय पुस्तकालयों उपलब्ध सामग्री को शेयर कर सके। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है कि इतना ही था और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं पेपर। ठीक है, और पेपर देखने के बाद ठीक है 08 आप लोग पूरा सुनिएगा। ठीक है, BLIS 08 मैं बार बार बता रहा हूँ, BLIS 08 और प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का जो है वो मैं आप लोगों को, ये है पेपर, आपको मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, BLIS 08 का पेपर है, शताब्दी परीक्षा जून 2022। ठीक है, BLIS 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन। ठीक है, देखिए अब इसमें प्रश्नों को। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, और पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों पर पढ़ने वाले इसके प्रभाव को पहले चैप्टर में था, आप जानते हैं। कंप्यूटर क्या है ये भी आपका तीसरे चैप्टर में था और विभिन्न पीढ़ियाँ भी मैंने बताई हैं। ठीक है, पुस्तकालय के गृह कार्य संबंधी कंप्यूटर के प्रयोग, इस कंप्यूटर का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है वो बताना है, वो आप बता लेंगे। और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में डेटाबेस मैंने आज ही बताया है आपको। और पुस्तकालय स्वचालन का परिचय देना है, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। और पुस्तकालय स्वचालन का परिचय देना है, कंप्यूटर के निवास एवं निर्गम की युक्तियों के बारे में बताना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है, ये आप आराम से बता लेंगे और एग्जांपल भी दे देंगे। ठीक है, इनपुट में आपका क्या था? माउस था, लाइट पेन था, जॉयस्टिक था। आउटपुट में आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया है आप लोगों को। और कंप्यूटर की तारीख ग्रहण है यहाँ पर, और DBMS है। ठीक है, और CDS और ISIS। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को जो है कि ये टिप्पणी लिखना है केवल आपको। तो ये मैंने आपको पेपर दिखा दिया, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करें। ठीक है, और जो बुक है उसको आप आराम से पढ़िए और आपका पूरा प्रश्न उसी में से फंसेगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किताब को आपने एक बार पूरी तरीके से पलट लिया, एक एक पेज उसका पलट लिया,
तो आपको कोई नहीं रोक सकता। BLIS 08 में आपको 60% नंबर मिलेंगे, केवल आप पलट के चले जाएंगे तब भी। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ कि इतने काबिल हैं आप कि आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो भरोसा करता हूँ वो भरोसे पे आप लोग खरा उतरिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं सबको एक बार फिर से मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। ठीक है, ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छे से करो। ठीक है, और रिज़ल्ट आए तो एक बार ज़रूर चैनल पर बताना कि इसके कितने परसेंटेज बने। ओके, थैंक्स।